सुप्रभात, नमस्कार। मैं संदीप कुमार हरियाणा सरकार के विशेष प्रोग्राम एजुसेट टेलीकास्ट में आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों और शिक्षावृंद साथियों, आज हम राजनीतिक विज्ञान विषय में शैक्षिक उपग्रह कार्यक्रम में कक्षा 11वीं की पुस्तक भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार में अध्याय 9, जिसका टाइटल है संविधान एक जीवंत दस्तावेज, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस अध्याय को हम 2 भागों में समझेंगे। पहली वीडियो आपके साथ साझा कर रहे हैं। आज के इस व्याख्यान का कार्यक्षेत्र क्या रहेगा, एक बार थोड़ी सी नजर दौड़ाते हैं। आज हम जानेंगे कि संविधान का अर्थ क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों होती है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, लचीले और कठोर संविधान में क्या अंतर होता है, भारतीय संविधान में संशोधन की क्या प्रक्रिया है और विभिन्न देशों के संविधानों में संशोधन प्रक्रिया के क्या क्या सिद्धांत अपनाए गए हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के व्याख्यान का उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य तो हमारा रहता ही है कि हम अपने विषय का और इस अध्याय का परीक्षा उपयोगी अध्ययन करना चाह रहे हैं। उसके अलावा हम ये भी चाहते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषताओं की जानकारी हमारे विद्यार्थी प्राप्त करें, संविधान में संशोधन की आवश्यकता को समझ सकें, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करें। हम ये भी चाहते हैं कि अब तक हो चुके मुख्य संशोधनों की जानकारी हमारे विद्यार्थियों को हो और साथ साथ लचीले और कठोर संविधान में अंतर करने की समझ अपने विद्यार्थियों में हम पैदा कर पाएं, उनकी समझ को तैयार कर पाएं, ऐसा आज के व्याख्यान का उद्देश्य है। बिल्कुल सही, पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है। विभिन्न राष्ट्र यही हमें नजर आते हैं। किसी भी राष्ट्र के लिए 4 अनिवार्य तत्व होते हैं, उनके बिना राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। वो 4 अनिवार्य तत्व हैं: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और प्रभुसत्ता। भूभाग इसलिए जरूरी है क्योंकि अंतरिक्ष में राष्ट्र की स्थापना नहीं हो सकती। किसी निर्जन प्रदेश को भी राष्ट्र नहीं कहा जा सकता। राष्ट्र के लिए जनसंख्या भी जरूरी है। जब जनसंख्या रह रही होगी तो कहीं ना कहीं उस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कुछ नियम और सिद्धांत तय करने भी जरूरी है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि देश में उस जनसंख्या को नियंत्रित करने के वो सिद्धांत बनाने के लिए एक सरकार का गठन किया जाए। और यह भी जरूरी है कि जो सरकार बने वो पूर्णतः स्वतंत्र हो, प्रभुसत्ता संपूर्ण हो, अपने देश के लिए, अपने भूभाग के लिए वो सभी फैसले बगैर किसी दबाव के ले सके। आखिर संविधान होता क्या है? बिल्कुल, संविधान देश के उन बुनियादी नियमों और सिद्धांतों का ही समूह है जिनसे हमें पता चलता है कि देश की सरकार किस तरीके से बनेगी, उस सरकार में क्या क्या पद होंगे, उन पदों की क्या क्या शक्तियां होंगी, शक्तियों की सीमाओं के रूप में व्यक्तियों को क्या क्या अधिकार दिए जाएंगे और नागरिकों के उन कर्तव्यों का भी जिक्र संविधान में होता है जो अधिकारों को प्राप्त करने के बदले में व्यक्ति राष्ट्र के प्रति अदा करेंगे। इन सब के साथ साथ संविधान उन बुनियादी नियमों की विशेषता, उन बुनियादी नियमों का संगठन करता है जिससे देश चलाया जाना है। वास्तव में संविधान किसी भी देश का सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च कानून होता है। सामान्य कानूनों की अपेक्षा संवैधानिक कानून का महत्व ज्यादा होता है। भारत का संविधान भारत का संवैधानिक कानून कहलाता है। आखिर संविधान की आवश्यकता क्या पड़ी? क्या बिना संविधान के काम नहीं चलेगा? नहीं, संविधान वास्तव में हमें बहुत सारी जानकारी प्रदान करता है, बहुत सारी व्यवस्थाएं तय करता है। संविधान ही तय करता है कि सरकार का कैसे गठन होगा, किस तरीके से वो काम करेगी, उसका चुनाव कैसे होगा, फैसला लेने की शक्ति किन लोगों के हाथ में होगी, वो लोग क्या क्या काम कर पाएंगे, उनके कामों की, उनके कार्य करने की क्या क्या सीमाएं और बंधन होंगे, व्यक्तियों को क्या क्या अधिकार और छूट प्राप्त होंगी, उन छूटों के बदले में व्यक्तियों की क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी जिनको व्यक्तियों को पूरा करना है।
ये सारी बातें किसी भी देश के संविधान में बताई गई होती हैं। संविधान ही विभिन्न लोगों के बीच ये भरोसा कायम करता है कि विभिन्न अलग अलग विचारधारा वाले व्यक्तियों के समूह आपस में मिलकर रह पाए, क्योंकि संविधान में व्यक्तियों को कुछ अधिकारों की गारंटी दी गई होती है। उन अधिकारों को कोई उनसे छीनेगा नहीं, इस तरीके की व्यवस्था संविधान में लिख दी गई होती है। अगर कोई सामाजिक समूह ऐसा करने का प्रयास करेगा तो संविधान देश के नियमों के अनुसार उनको दंड दिया जाएगा। इसलिए एक गारंटी और भरोसा कायम होता है। एक अच्छे समाज का निर्माण तभी होता है जब लोग मिलजुल करके और भाईचारे की व्यवस्था के रूप में रहें, और ऐसी गारंटी संविधान के द्वारा ही दी जाती है। एक अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की क्या इच्छाएं हैं, कैसा समाज वो बनाना चाह रहे हैं, वो भी हमें संविधान से ही पता चलता है। विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन करके ही पता चल जाता है कि किस तरीके के समाज का निर्माण वहां के संविधान वेताओं ने करना चाहा है। सरकार की क्षमताएं क्या क्या है, सरकार की शक्तियां क्या क्या है, जिनसे वो लोगों की उन उम्मीदों को पूरा करेगी, उनका जिक्र संविधान में विस्तार से किया गया होता है। संविधान निर्माण की शुरुआत 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बिल्कुल साथ साथ अमेरिका से हुई। पहला संविधान अमेरिका के द्वारा तैयार किया गया। संसार में दो तरीके के ही संविधान हैं। कुछ देशों के संविधान लिखित हैं और उनको पूरे तरीके से वर्णन किया गया है, जबकि कुछ एक देशों में जैसे इंग्लैंड वगैरह को हम देखें, कम्युनिटी लॉ यानी सामुदायिक कानून धीरे धीरे विकसित होते हुए असंहिताबद्ध तरीके से वो विकसित होते होते आगे बढ़ रहे हैं, अलिखित संविधान के रूप में है। संसार में विभिन्न देशों के जिनके संविधान अनकोडिफाइड है, असंहिताबद्ध है, उनके उदाहरण यहां दिए गए हैं। कनाडा है, सऊदी अरब है, न्यूजीलैंड है, इजराइल है और इंग्लैंड है। वो सभी ऐसे देश हैं जिनके संविधान असंहिताबद्ध है और सामुदायिक नियमों के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। यहां संसार का एक मैप देख रहे हैं और विभिन्न देशों के राष्ट्र ध्वज देख रहे हैं। ये वो देश हैं जो अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए। कब कब आजाद हुए उनका जिक्र यहां किया गया है। इसी कड़ी में 1947 में आप भारत और पाकिस्तान को भी देख रहे हैं। 1947 में भारत आजाद हुआ, उससे पहले ही भारत के संविधान के निर्माण के लिए 1946 में संविधान सभा का गठन कर दिया गया था। आप अपनी पुस्तक के पहले अध्याय में इस विषय को पढ़ चुके हैं। भारत की संविधान सभा का निर्माण किया गया। उस संविधान सभा ने अथक प्रयास किया और एक संविधान का निर्माण किया। इस प्रयास के लिए उन्होंने विभिन्न देशों के अलग अलग संविधानों का अध्ययन किया। जो विशेषताएं वहां से अच्छी लगी, उन विशेषताओं को भारत के संविधान में शामिल किया। देश के आजाद होने के बाद जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया जाना था, अब उस व्यवस्था को संविधान में शामिल कर लिया गया। अंततः 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर के तैयार हो गया। संविधान सभा के सदस्यों ने इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपना लिया और इसी दिन को 2015 से लेके अब वर्तमान तक हम भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। बिल्कुल, ये अपने आप में एक विशेष दिन होता है जिस दिन हम भारत के सर्वोच्च कानून संविधान को याद करते हैं। उसी की यादगार के रूप में इस दिवस को मनाया जाता है। जो संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को उसको लागू कर दिया गया। यहां कुछ एक छायाचित्र आप देख रहे हैं। भारत की संविधान सभा इसमें वर्णन है। संविधान बनाने के विभिन्न अलग अलग दिनों को आप यहां अलग अलग फोटो में कोडित होता देख रहे हैं। विभिन्न देशों के द्वारा संविधान बनाए जाते हैं और समय समय पे उसमें बदलाव भी किए जाते हैं, संशोधन भी किए जाते हैं। संशोधन को अंग्रेजी में अमेंडमेंट कहा जाता है। अमेंडमेंट शब्द लैटिन भाषा के अमेंडर शब्द से विकसित हुआ है और
इस अमेंडर शब्द का मतलब है टू फ्री फ्रॉम फॉल्ट। फॉल्ट से यानी गलती को दूर करना, उसको सुधारना। टू करेक्ट यानी बदलाव करना, ठीक करना। यानी संशोधन शब्द का सही मतलब है व्यवस्था में रह गई किसी कमी को सुधारना या गलती को ठीक करना। संविधान के बारे में भी यही व्यवस्था लागू होती है। विभिन्न देशों ने जो संविधान बनाए, जैसे जैसे जरूरत महसूस हुई उनमें गलतियों को दुरुस्त किया गया है, ठीक किया गया है और व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया है। संविधान में संशोधन की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ती है? अपने आप में एक प्रश्न उठता है। सही मायने में अगर हम ध्यान दें, क्या हम भविष्य के बारे में सारी चीजें सोच पा रहे हैं? नहीं। हर एक मनुष्य की कल्पना शक्ति की एक सीमा होती है, तय सीमा से आगे हम नहीं सोच पाते हैं। हमारे संविधान वेताओं की भी बिल्कुल ऐसी ही सीमा रही होगी। हालांकि उन्होंने प्रयास किए होंगे कि एक ऐसा संविधान वो निर्मित करके जाएं जिसमें कम से कम कमियां हो, परंतु कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं। बहुत सारी कमियां तब भी सामने आती हैं जब उस व्यवस्था को व्यवहार में लागू किया जाता है, तब पता चलता है। इसलिए उन कमियों को दूर करने के लिए, आने वाली परिस्थितियों के सुधार के लिए उसमें गुंजाइश रहती है। यह गुंजाइश अपने आप में कमी नहीं होती, सही मायने में विशेषता होती है। क्यों? कोई भी दस्तावेज हमेशा के लिए ठीक नहीं हो सकता, कभी न कभी तो उसको बदलने की जरूरत पड़ेगी ही। इसलिए समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, बदलते हुए सामाजिक माहौल के अनुसार संविधान को ढालने के लिए उसमें बदलाव और संशोधन जरूरी हो जाते हैं। संविधान में संशोधन के प्रावधान इस बात के साथ भी, इस वजह से भी शामिल किए गए ताकि भविष्य में संविधान को लागू करने में कोई कठिनाई ना आए। जैसे ही परिस्थितियां बदलें, संविधान की उन व्यवस्थाओं को हम बदल पाएं, ऐसा जरूरी हो जाता है। जिन देशों में समय के अनुसार संविधान ने परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया, वहां क्रांतियां हुई। पूरे के पूरे संविधान को ही बदलना पड़ा है। पूरे के पूरे संविधान से को बदलने से तो अच्छा ही है कि संविधान के उस भाग को या उन अनुच्छेदों को ही बदल दिया जाए जिनकी आवश्यकता है। भारतीय संविधान इस विशेषता को समाहित करके चलता है। भारत का संविधान इस मामले में जड़ नहीं है। विभिन्न संवैधानिक परिवर्तनों को समय और जरूरतों के अनुसार शामिल कर लिया गया है। यह अपने आप में भारतीय संविधान की एक अलग विशेषता है, अनूठी विशेषता है। ऐसा नहीं है कि यह विशेषता केवल भारत के ही संविधान में हो, परंतु जब जब विभिन्न देशों के संविधानों ने इस विशेषता को नहीं माना, वहां संविधान बदलने पड़े। इसलिए उस अनुभव से ही सीख लेते हुए लगभग सभी देशों ने अपने संविधानों में परिवर्तन करने की, संविधान में बदलाव करने की गुंजाइश छोड़ी है। संविधान में संशोधन के तरीकों की व्यवस्था की है। हां, विभिन्न क्रांतियों के फोटो जो यहां आप देख रहे हैं, चाहे फ्रांसीसी क्रांति है, चाहे रूसी क्रांति है, वो बिल्कुल उसी तरीके की व्यवस्थाओं के उदाहरण हैं। आगे आप विभिन्न देशों के द्वारा संविधान कब परिवर्तित किए गए उसका एक उदाहरण देख रहे हैं। आपके ही पड़ोसी देश नेपाल ने लगभग 5 बार संविधान को बदल लिया है। सोवियत संघ रूस को 5 बार अपना संविधान बदलना पड़ा है। फ्रांस लगभग 6 बार संविधान को बदल चुका है। आपके ही साथ आजाद हुआ आपका पड़ोसी पाकिस्तान 3 बार संविधान बदल चुका है। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि इन देशों में संविधान समय की जरूरत के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाया। जब संविधान उन व्यवस्थाओं को समाहित नहीं कर पाया तो कहीं ना कहीं पूरे संविधान को ही बदलना पड़ा है। इस मामले में भारत का संविधान देश का सम्मान है, देश की इज्जत है, हमारी खास विशेषता है। ऐसा क्यों हो पाया? बिल्कुल ऐसा आसान नहीं था। हमारे संविधान वेताओं ने संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगाया है। अलग अलग अनुच्छेदों पे विस्तार से चर्चा की है,
संविधान सभा में उन चर्चाओं के बाद एक अच्छे संविधान को हम तैयार कर पाए। हमारे संविधान वेता जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक अच्छा संविधान हमें दे पाए, ये उनकी दूरदर्शिता का ही परिचय है। परंतु फिर भी इसके साथ साथ हमें संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता को शामिल करना जरूरी था। उस आवश्यकता को शामिल करके, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को शामिल करके भारत के संविधान को और आगे बढ़ाया है। यह भी हमारे संविधान वेताओं का बड़ा अच्छा प्रयास रहा है। हमारे अध्याय का विषय था कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। सही मायने में संविधान तो कानूनों की एक पुस्तक है जिसमें विभिन्न देश के विभिन्न व्यवस्थाओं का जिक्र किया जाता है, लिखित होता है। क्या वास्तव में कोई संविधान या संविधान पे लिखी दूसरी पुस्तकें जीवित होती हैं? नहीं। अब तक तो हमने सही मायने में पढ़ा था कि जीवित चीजें तो वो होती हैं जो विकास करती हैं, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदलती हैं, जैसा हम और आप कर रहे हैं। मौसम बदला, हमने स्वेटर डाल लिया है, गर्मी आएगी हम इसको पहनना बंद कर देंगे। क्या ऐसा नहीं होता? बिल्कुल। हम बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल रहे हैं और ऐसा देश के संविधान भी कर रहे हैं। इस मायने में, इसी विशेषता के कारण हम भारतीय संविधान को जीवंत कह रहे हैं। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार वो अपने आप को बदल रहा है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। हमने पढ़ा कि इस 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया और तभी से प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में एक राष्ट्रीय पर्व आप मनाते हैं। ये दोनों के दोनों दिवस संविधान की विशेषता के रूप में ही है। संविधान का व्याख्यान करते हैं, बखान करते हैं। सही मायने में जब भारत का संविधान लागू हुआ, संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 अध्याय और 7 अनुसूचियां थी। अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। कहीं ना कहीं संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों में संशोधन करने के बाद नई उपधाराएं शामिल कर ली गई हैं। कुछ एक उपधाराएं जो है व्यवहारिक हो गई थी, उनको समाप्त भी कर दिया गया है। इस तरीके के परिवर्तन जारी रहे और इन परिवर्तनों को अपने अंदर समाहित करने के कारण समय और परिस्थितियों के अनुसार संविधान बदलता रहा है। इसलिए भारत के संविधान को जीवंत कहना गलत नहीं है। समय के अनुसार आवश्यक परिवर्तनों को यह स्वीकार करता रहा है और इसी से संविधान की जीवंतता हमें नजर आती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो यहां आप देख रहे हैं। भीमराव अंबेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे संविधान सभा में। उन्होंने संविधान को तैयार करने में विशेष सहयोग किया। उन्होंने भी संविधान संशोधन के पक्ष में अपने विचार व्यक्त किए, जो संविधान सभा के वाद विवाद की पुस्तकों में खंड 11 के अंदर समाहित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग संविधान संशोधन से संतुष्ट नहीं है, संविधान से संतुष्ट नहीं है, वो इसमें बदलाव कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं और उसके लिए सिर्फ 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। अगर इतना भी बहुमत वो जरूरत लायक जुटा नहीं पाते हैं, इतना जन समर्थन, जनप्रतिनिधियों का समर्थन उनके पास नहीं है, तो सही मायने में वो जनता की राय के अनुसार काम नहीं कर रहे। यानी उनका कहने का अर्थ था कि जब भी संविधान में परिवर्तन हो, जनता के प्रतिनिधियों के अनुसार, जन राय के अनुसार हो, वो अपने आप में एक विशेष बात संशोधन के बारे में उन्होंने कही है। विभिन्न देशों में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के जो सिद्धांत अपनाए जाते हैं, 2 सिद्धांत उनमें विशेष है। उन 2 सिद्धांतों में एक सिद्धांत है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी कहीं न कहीं शामिल की गई है। स्विट्जरलैंड जैसे देश में जनता को संशोधन प्रस्ताव शुरू करने की शक्ति दी गई है। दूसरी तरफ
रूस और इटली के संविधानों में जनप्रतिनिधियों के द्वारा किए गए संशोधनों पर जनता को अनुमोदित करने का अधिकार दिया गया है, कहीं ना कहीं जनता की भागीदारी शामिल की गई। दूसरी तरफ दूसरा तरीका भारत, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में अपनाया गया है, वो है विशेष बहुमत का सिद्धांत। उस सिद्धांत के अनुसार जनप्रतिनिधियों की एक अच्छी खासी संख्या बल संविधान में संशोधन करने के लिए चाहिए, ताकि कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति विशेष संविधान को अपने हाथों का खिलौना ना समझ ले। इसलिए ये दोनों व्यवस्थाओं में से विशेष परिवर्तन की व्यवस्था, विशेष बहुमत की व्यवस्था को भारत के संविधान में शामिल किया गया। संविधान संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है और इस तरह के परिवर्तन भारत की संसद के द्वारा संविधान में किए जाते हैं। इन्हें संसद के प्रत्येक सदन में पर्याप्त बहुमत प्राप्त होना चाहिए, तभी वो लागू होंगे। और कई बार इन संशोधनों के लिए राज्यों की अनुमति भी लेनी आवश्यक हो जाती है। इस प्रक्रिया का वर्णन भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में अध्याय 20 में शामिल किया गया है। भारत के संविधान में संशोधन की यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से नकल की गई है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को विस्तार से समझें तो 3 तरीकों में बटी हुई हमें नजर आती है। एक है संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर संशोधन, दूसरा है विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत के आधार पर संशोधन, और तीसरा है विशेष बहुमत के साथ साथ 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से ज्यादा राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति के बाद संशोधन। 3 अलग अलग तरीके इसके लिए अपनाए गए हैं। साधारण बहुमत से संशोधन के तरीके को थोड़ा विस्तार से समझें। संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें संसद साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया से ही बदलाव कर सकती है। साधारण बहुमत से ही विधेयक पारित करके संशोधन लागू कर सकती है। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है और अनुच्छेद 368 में इस प्रक्रिया का वर्णन नहीं है, यानी साधारण बहुमत से संशोधन सामान्य प्रक्रिया है और बगैर संशोधन प्रक्रिया का पालन किए ही संविधान में बदलाव किया जा सकता है। इस व्यवस्था के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों को जोड़ना, संघ में पहले से व्यवस्थित राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन करना, वो इसी तरीके से संभव हो पाता है। गणपूर्ति के प्रावधानों में बदलाव करना, वो भी संशोधन साधारण बहुमत से ही पारित किया जा सकता है। विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत से संशोधन, ये जो संशोधन है संविधान के ज्यादातर भाग में इसी प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में 2 शर्तें शामिल होती हैं। पहली शर्त है कि सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से ज्यादा सदस्य उपस्थित होने चाहिए और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में होना चाहिए। तीसरी व्यवस्था में संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ यानी 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से ज्यादा राज्यों के विधानमंडलों को भी अनुसमर्थन करना पड़ेगा, तभी संशोधन प्रस्ताव पास माना जाएगा। इस व्यवस्था के तहत भारतीय संविधान में संघात्मक ढांचे को परिवर्तित करने वाली व्यवस्थाओं में बदलाव इसी प्रक्रिया से होगा। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था है, उसके अलावा संघ की कार्यपालिका शक्तियों की व्यवस्था है, न्यायपालिका की शक्तियां और सीमाएं हैं, राज्यों के केंद्र के साथ विधायी संबंध हैं, उन सब में विशेष बहुमत से और आधे से ज्यादा राज्यों की स्वीकृति के बाद ही संशोधन हो पाता है। चलिए एक बार साधारण बहुमत और विशेष बहुमत की व्यवस्था के बीच के अंतर को समझें। ऐसा समझना हमारे लिए जरूरी भी है
क्योंकि तभी हम सही मायने में भारत के संविधान का आकलन कर पाएंगे कि इसमें परिवर्तन करने का, संशोधन करने का तरीका आसान है या फिर कठोर। साधारण बहुमत से संशोधन की जो प्रक्रिया है वो गणपूर्ति पूरी होने के बाद शुरू हो जाती है। दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के लिए गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा रखी गई है, अर्थात निर्वाचित 543 सदस्यों का 10वां हिस्सा अगर हम ध्यान दें तो लगभग यहां केवल 55 सदस्यों के लोकसभा में उपस्थित होने के बाद ही सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। गणपूर्ति वो कम से कम सदस्य संख्या है जिनकी उपस्थिति के बाद सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। हां, साधारण बहुमत में गणपूर्ति पूरी होने के बाद मतदान में भाग लेने वाले जो भी सदस्य हैं उनके आधे से ज्यादा के पक्ष में होते ही संशोधन मान्य हो जाएगा। मान लीजिए लोकसभा के 543 सदस्य थे, कम से कम 55 सदस्य उपस्थित होते हैं तो गणपूर्ति पूरी हो जाती है, और उन 55 सदस्यों में से आधे से ज्यादा अगर 28 सदस्य भी पक्ष में होते हैं तो प्रस्ताव पास हो जाता है। साधारण बहुमत जुटाना बिल्कुल आसान है क्योंकि यहां कम संख्या बल से ही बदलाव संभव हो पाता है, और कम सदस्यों की आवश्यकता के कारण सत्ता पक्ष के लिए इस तरीके के बदलाव करना कोई ज्यादा टेढ़ी खीर नहीं होता, आसानी से ऐसे बदलाव किए जा सकते हैं। दूसरी तरफ विशेष बहुमत का संशोधन, यहां हम 2 शर्तों को पहले पढ़ करके आए हैं। उन 2 शर्तों में है कुल सदस्यों का आधे से ज्यादा की उपस्थिति। बिल्कुल यही व्यवस्था है जो विशेष अंतर करती है। पहली व्यवस्था में हमने पढ़ा है कि कुल गणपूर्ति का 1/10 हिस्सा जो निश्चित की गई है सदस्य संख्या का, गणपूर्ति पूरी होते ही सदन की कार्रवाई शुरू हो जाती है। परंतु यहां हम देख रहे हैं कि गणपूर्ति के बाद भी कुल सदस्य संख्या, जैसा कि लोकसभा में निर्वाचित 543 सदस्यों का आधे से ज्यादा लगभग 272 सदस्य उपस्थित होने जरूरी है। अब जो सदस्य उपस्थित थे और मतदान में भाग ले रहे थे उन्हीं के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास हो पाएगा। 272 का 2/3 देखें तो 181 सदस्य बनते हैं। अपने आप में विशेष अंतर नजर आता है। साधारण बहुमत के तरीके में केवल 28 सदस्यों की सहमति से ही बदलाव संभव है, जबकि दूसरी तरफ विशेष बहुमत में इस तरीके के बदलाव के लिए कम से कम 181 सदस्य जरूर चाहिए। विशेष बहुमत के लिए साधारण बहुमत के तरीके की अपेक्षा ज्यादा संख्या बल और सदस्यों की जरूरत होती है। इसलिए किसी भी सत्ताधारी दल के लिए अपनी संख्या बल के साथ साथ बहुत बार अपने सहयोगी दलों या कई बार तो विपक्षी दलों का भी सहयोग और साथ लेना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि पूरा संख्या बल जुटाए बिना संशोधन प्रस्ताव पास नहीं होगा। विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन के प्रस्ताव की प्रक्रिया में और महाभियोग के प्रस्ताव की प्रक्रिया में इसको अपनाया जाता है। विशेष बहुमत तभी चाहिए जब कोई संशोधन प्रस्ताव संसद में आया हो या महाभियोग के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा हो। इसलिए यह व्यवस्था अधिक संख्या बल के कारण थोड़ी कठोर व्यवस्था को दिखाती है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की अपनी विशेषताएं क्या क्या है, उसकी खासियत क्या क्या है, एक बार उन पे थोड़ा ध्यान देते हैं। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में इस प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। हम पहले जानकारी ले चुके हैं कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इस व्यवस्था को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, कॉपी किया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया केवल संसद के द्वारा ही शुरू की जा सकती है। राज्यों को इस मामले में कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। इसकी सारी की सारी शक्ति केवल संसद के पास ही है। और संविधान संशोधन के मामले में संसद के अलावा किसी अन्य
संवैधानिक निकाय के पास या स्विट्जरलैंड आदि देशों की तरह जनसंख्या के प्रस्ताव में शामिल करने की कोई व्यवस्था भारत में नहीं की गई है। हम देख रहे हैं कि राज्यों के विधानमंडल को संविधान संशोधन प्रस्ताव की पहल करने की कोई शक्ति नहीं है। इस तरीके का प्रस्ताव केवल संसद में से ही शुरुआत किया जा सकता है। हां, संसद में दोनों सदनों में से किसी में भी इस प्रस्ताव की शुरुआत जरूर की जा सकती है। उस तरीके की कोई बाध्यता नहीं है। कोई भी संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में अलग अलग से पारित होना जरूरी है। उसके लिए संसद के संयुक्त स्तर की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। जैसे साधारण विधि निर्माण की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, संशोधन के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। संविधान में संशोधन के विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। बिना पूर्व स्वीकृति के ही वो विधेयक पूरे स्थापित किया जा सकता है और इस मामले में राष्ट्रपति को वीटो का अधिकार भी प्राप्त नहीं है। जब भी संविधान में संशोधन प्रस्ताव आएगा, संशोधन विधेयक आएगा, राष्ट्रपति को संसद के द्वारा पारित संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। कोई भी संशोधन विधेयक विशेष बहुमत के बिना पारित नहीं होगा। दो तरीके जो हमने पढ़े हैं, संशोधन विधेयक में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है या फिर 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से ज्यादा राज्यों की स्वीकृति जरूरी है। बिल्कुल वही व्यवस्था का जिक्र हम कर रहे हैं। संशोधन विधेयक के मामले में अंतिम राय संसद के पास है, अर्थात जनता के प्रतिनिधियों के पास है। इससे संसद की प्रभुसत्ता का पता चलता है और जन समर्थन से ही वो नीतियां बदली जा रही हैं, ऐसा हमें आभास होता है। एक और विशेषता है कि संसद मौलिक अधिकारों सहित पूरे संविधान में परिवर्तन कर सकती है। हालांकि हम अगले भाग में विस्तार से जानेंगे कि संसद के लिए भी थोड़ी सीमाएं निश्चित की गई हैं कि वो भी संविधान की मूल आत्मा के साथ इस मामले में छेड़खानी या बदलाव नहीं कर सकती। भारतीय संविधान कठोर है या लचीला? हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक फोटो को हम यहां देख रहे हैं। कुछ देशों के संविधान बहुत कठोर हैं, जिनमें बदलाव करना आसान नहीं है। अमेरिका जैसे देशों के उदाहरण यहां साफ तौर पर दिए जा सकते हैं। कुछ देशों में, इंग्लैंड वगैरह में जहां कम्युनिटी लॉ है, उनमें परिवर्तन की आसान प्रक्रिया को अपनाया गया है। परंतु भारतीय संविधान में इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच का और एक संतुलित रास्ता अपनाने के प्रयास किए गए हैं। संविधान में बदलाव करने के लिए एक साधारण संशोधन का तरीका है, जिसमें आसानी से बदलाव किया जा सकता है, परंतु दूसरी तरफ 2/3 बहुमत का एक कठोर तरीका भी अपनाया गया है। दोनों तरीके साथ साथ शामिल किए गए हैं। सही मायने में यह समय की जरूरत भी थी, क्योंकि विभिन्न सरकारें या विभिन्न राजनीतिक दल संविधान को अपनी पसंद का खिलौना ना बना ले, अपनी इच्छानुसार परिवर्तित ना करते चले जाएं। इसलिए कहीं ना कहीं संविधान में बदलाव करते समय उनकी व्यवस्था को नियंत्रित किया जाना भी जरूरी था, कठोरता भी जरूरी थी, और संविधान इतना जड़ ना बन जाए कि व्यवस्थाओं के अनुसार, बदलते माहौल के अनुसार बदल ही ना सके, जनता की आवश्यकताएं और आकांक्षाएं पूरी ही ना कर सके। इतनी कठोर संविधान की भी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए कुछ लचीलापन भी उसमें शामिल किया गया है। भारतीय संविधान सही मायने में उन दोनों व्यवस्थाओं को साथ साथ लेकर के चलने का एक प्रयास है। मिश्रित व्यवस्था उसको हम कह सकते हैं, और सही मायने में इन दोनों का एक संतुलन साधते हुए हम भारतीय संविधान को देख रहे हैं। साधारण बहुमत से संशोधन का प्रक्रिया इसके लचीले स्वरूप को दिखाता है, और विशेष बहुमत का तरीका या फिर विशेष बहुमत के साथ आधे से ज्यादा राज्यों का अनुसमर्थन संविधान की कठोरता को दिखाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने समझा कि संविधान क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्या है, संविधान में संशोधन की क्या प्रक्रिया है,
उस प्रक्रिया की अपनी क्या क्या विशेषताएं हैं और उस प्रक्रिया के लिए विभिन्न कौन कौन से सिद्धांत अपनाए जाते हैं, भारत का संविधान लचीला है या फिर कठोर है, अलग अलग विभिन्न व्यवस्थाओं को हमने जाना है। आज के इस व्याख्यान के बाद आपको इन 5 प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं और अध्यापक साथियों से चेक करवाने हैं। वो प्रश्न एक बार नोट करें आप सब। संविधान की क्या आवश्यकता है? विशेष बहुमत से संशोधन की प्रणाली का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान कठोर है या लचीला? व्याख्या कीजिए। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया की विशेषताएं बताइए। संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। इन सभी 5 प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और अध्यापक साथियों से चेक करवाने हैं। आज के इस व्याख्यान में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।